हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की छोटी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही साथ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लीगल स्टडी विद पूजा के नाम से। यहाँ हमने जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने हर एक टॉपिक को जो जूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस में है, जितना भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, यूजीसी नेट के लिए ज़रूरी है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उसमें हमने हर एक टॉपिक को डिस्कस कर लिया। चाहे आप बात करें सोर्सेज की, स्कूल्स की, लॉ एंड मोरालिटी की, लीगल राइट एंड लीगल ड्यूटी की, कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप, पोजेशन इन प्रॉपर्टी, सभी को कवर कर लिया है। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं जाके। बात करते हैं आज के टॉपिक की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंट्रोडक्शन की। तो बोला है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, मतलब इसे हम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्रेम हुआ था इसमें फ्रेम किया गया है फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल को, प्रोसीजर को, प्रैक्टिस को, राइट को, पावर को और ड्यूटीज़ को, और ठीक है। और ये इम्पार्ट करता है, मतलब इम्पार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री एंड नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बोलते हैं, पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं बोलते। इवन कि हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहकर काम करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। बोला है इसे पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया गया था, इसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा बनाया गया था और अडॉप्ट किया था बाय द पीपल, ठीक है। और जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार हो गया था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थी, और अप्रॉक्सीमेटली 1,45,000 के अराउंड जो है वो वर्ड यूज़ किए थे। और ये हमारे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माना गया है। और एट प्रेजेंट हम बात कर लें तो इसका एक प्रियम्बल है, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं, 5 अपेंडिक्स हैं और 448 आर्टिकल हैं एंड 101 अमेंडमेंट है, ठीक है। बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। However, it come to effect with the 26 जनवरी 1950, ठीक है। और हमारा बोला है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनकर तैयार हो गया, तो हमने इसे कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को। लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय जो है इसको बनाने के लिए लगा था। और इसके बाद कम इंटू फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे ऑफ द इंडिया के नाम से भी जानते हैं और बनाते हैं। हर साल जो है रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, ठीक है। इसको अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमीशन के, और एज अ वाइडली इनको कंसीडर किया जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, ठीक है। आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन ऑफ इंडिया बिकम अ कंटेम्परेरी एंड मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। बात करते हैं इसके हम आज की मेन टॉपिक की, जो कि हम बात कर रहे हैं साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कुछ साइलेंट फीचर हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बोला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब आप सभी जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तो बहुत बड़ा है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्रोविज़न जो है वो उसमें ऐड किए गए हैं। एक तो दूसरी इसकी मेन पॉइंट है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिखा गया संविधान है। मोस्ट विजिबल एंड इम्पॉर्टेंट साइलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ यूनिक एंड लेंथीस्ट, क्योंकि इसे ये तो एक तो यूनिक है और लेंथीथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का। और ओरिजिनली इसके 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थी। और इसके एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस अमेंडमेंट, काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट होती गई हैं, और जिसके दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल हैं एट प्रेजेंट। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फुली रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है वेरियस लॉ के द्वारा फॉर अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री में, ठीक है। और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है सेपरेट प्रोविजन फॉर द स्टेट और सेंटर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैड वॉरो द वेरियस प्रोविजन। बोले हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जब इसे बनाया था उसे वॉरो किया गया था, अलग अलग देशों से क्या क्या बोरो किया गया था कुछ कुछ प्रोविज़न को, ताकि हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जा सके, और इसलिए इसे बनाया गया है, बहुत डिटेल में एक एक प्रोविज़न को यहाँ डाला गया है। और इसी कारण देर आर सेपरेट प्रोविज़न ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस एंड चिल्ड्रन वुमेन। ठीक है, बात करते हैं सेकंड साइलेंट फीचर की। तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड की है सिंगल सिटीजनशिप। इट मीन्स कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उनको सिर्फ एकल नागरिकता जो है वो मिलेगी। ठीक है, एन इंडिविजुअल में बिलोंग करता है, चाहे कोई पर्सन जो बिलोंग करता है स्टेट से या तो यूटी से, उसको सिर्फ एक यूनियन की सिटीजनशिप जो है वो मिलेगी। हमारी जो बोले है एवरी वन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु ऑन 26 जनवरी 1950 एंड डोमिसाइल इन इंडिया हु इज चाहे वो बॉर्न हुआ है इंडिया में, आइदर हु दोज ऑफ पेरेंट्स, जिसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो बॉर्न हुए हैं इंडिया में, उसको हम सिटीजनशिप जो है वो देते हैं। और हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द इंडिया एंड नॉट लेस देन 5 ईयर, ऑल दोज सिटीजन आर फर्दर एंटाइटल्ड टू इक्वल फ्रीडम। और वो सारे ही सिटीजन को, जो भी सिटीजन है उनको जो है वो इंटाइटल है फ्रीडम, इक्वल फ्रीडम, राइट और प्रोटेक्शन की। ठीक है, मतलब हमारे देश में एक तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, चाहे कोई भी सिटीजन जो है बिलोंग करता है किसी भी स्टेट से, किसी भी यूटी से, बट उसको यूनियन की, एक सेंटर की, जैसे हम बोलते हैं कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हम सिटीजन हैं इंडिया के। हम ऐसा तो नहीं बोलते कि हम राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश के, किसी अलग स्टेट के सिटीजन हैं, तो ऐसा नहीं होता। हम कंट्री के सिटीजन जो है माने गए। और हमें जो नागरिकता मिलती है वो किससे मिलती है, हम यदि बॉर्न हुए हैं इंडिया में, या हमारे पेरेंट्स जो बॉर्न हुए हैं इंडिया में, या हम बोला है हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इन इंडिया नॉट लेस देन 5 ईयर। ठीक है, बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। हमारे थर्ड जो साइलेंट फीचर है वो फंडामेंटल राइट है, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया है फंडामेंटल राइट। हमें जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो मिले हैं। पहले हमारे फंडामेंटल राइट जो थे वो 7 थे, लेकिन बाद में हमारे 6 रह गए, और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट जो है वो बना दिया गया। जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी है, मतलब कि फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब हम किसी भी पर्सन को क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हर पर्सन, एक लॉ की नज़रों में हर एक पर्सन को राइट है अपॉर्चुनिटी का, और किसी भी तरीके से उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब लोग जो है वो समान हैं। ठीक है, और किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, और एबोलिश किया गया है अनटचेबिलिटी एंड टाइटल से। बात करते हैं सेकंड, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम की। और यहाँ हमें जो 6 टाइप ऑफ फ्रीडम जो है वो फर्दर डिवाइड करा है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम को। आगे 6 फ्रीडम जो है वो दी गई है। एक तो पहला है फ्रीडम टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी स्पीच जो है वो कहीं भी कुछ बोल सकता है, बट सिर्फ कानून के दायरे में होनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई किसी को गाली गलोच ना कर दे, मतलब कोई भी जो है अपने आप को किसी भी मास मीडिया का प्रोविज़न आ जाता है यहाँ पर, मीडिया का प्रोविज़न, कि उसको राइट है, फ्रीडम है टू स्पीच एंड एक्सप्रेस। ठीक है, एंड फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। कहीं भी वो असेंबल हो सकता है, बट पीसफुली होना चाहिए, विदाउट आर्म होना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। कहीं भी बोला है वो एसोसिएशन बना सकता है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन इंडिया। वो इंडिया के में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। और फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। वो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रह सकता है, रिजाइड कर सकता है। और फ्रीडम टू ऑफ अडॉप्टिंग एनी प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी ट्रेड में, और किसी भी ऑक्यूपेशन में वो जा सकता है। बात करते हैं हमारे थर्ड, जो हमारा फ्रीडम, जो हमारा थर्ड राइट है वो बोलता है कि फ्रीडम टू राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कि हमें देश के नागरिकों को, हर एक पर्सन को राइट है अपनी मर्जी से किसी भी भगवान की पूजा करने का। हमारे स्टेट का कोई भी जो है वो एक धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि देश में किसी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं या मुस्लिम धर्म में। हाँ, सर्वधर्म संभव की नीति जो है वो संपन्न जो है वो यहाँ अपनाई जाती है। हर पर्सन जो है वो आपस में भाईचारे की भावना लेकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर जो है, मतलब आपस में है भाई भाई,
इस तरीके से जो सभी रहते हैं। हर एक पर्सन को राइट है, हर एक इंडिविजुअल को राइट है कि वो राइट टू बिलीव है, प्रोफेस कर सकता है, वर्शिप कर सकता है किसी भी रिलीजन में। और द स्टेट डज नॉट हैव अ कॉमन रिलीजन, और स्टेट का अपना कॉमन रिलीजन जो है वो नहीं है। और ये गारंटी देता है द राइट टू इस्टेब्लिश मेंटेन एनी रिलीजन इंस्टीट्यूशन, नो पर्सन कैन बी कंपेल टू फॉलो द पर्टिकुलर रीजन। किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा राइट जो है वो राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट, कि हमें सांस्कृतिक और शिक्षा शैक्षणिक अधिकार है, मतलब कि हमारा फंडामेंटल राइट गारंटी करता है ऑल माइनॉरिटी राइट टू मेंटेन, डेवलप और फर्दर ईच देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड ऑल्सो प्रोवाइड करता है राइट टू इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फिर बोला है कि राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट दिया गया है प्रोहिबिट द फोर्स लेबर, किसी के भी साथ बोला है कोई भी फोर्स लेबर जो है नहीं की जाएगी, चाइल्ड को किसी भी तरीके से कोई काम नहीं लिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा जो है वो काम करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं भी, ठीक है, और हजार्डस एरिया में। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी बैन किया गया है एंड प्रोहिबिट किया है। ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट द वेरियस ह्यूमन एट्रोसिटी। बोला है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जिसको भी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। इस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, क्योंकि इसमें ये दिया गया है कि किसी भी, ठीक है, इसे फंडामेंटल राइट को, इस आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट भी बोला गया है। कि मतलब यहाँ क्या होता है कि यदि किसी भी फंडामेंटल राइट की कोई पर्सन जो है वो वायलेशन करता है, किसी की भी राइट का कानूनी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वहाँ आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है जो फाइल की जा सकती है, एंड 226 में वो हाई कोर्ट में जो अपनी रिट पिटीशन जो है वो फाइल कर सकता है, वो जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू अ रिट ऑन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दिस राइट, ठीक है। फिर बोला है कि हमें दी गई है फोर्थ साइलेंट फीचर, क्या हमारा, कि हमें फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, जो हमारा पार्ट 4A है, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिस्क्राइब करता है वेरियस फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द ईच सिटीजन। दोज द फंडामेंटल ड्यूटी आर एज अ फॉलो, कि पहले तो क्या है कि टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट करना है अपनी आइडियल्स की, इंस्टीट्यूशन की, और अपनी नेशनल फ्लैग्स की और नेशनल एंथम की। फिर बोला है कि आपको जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के नोबल आइडियल्स हैं उनको सम्मान देना है, और टू प्रोटेक्ट करना है यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इन सभी को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, और हमारा डिफेंड करना है कंट्री, रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अप टू डू सो, ठीक है, जब मर्जी मतलब देश की सेवा के लिए तैयार रहना है, और प्रमोट करना हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और यही सब जो है 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जब हम फंडामेंटल ड्यूटी का अलग से टॉपिक करेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। साथ ही जो हमारा 11th जो है वो नया ऐड किया गया है, ठीक है, जिसमें बोला है कि जो माता पिता का परम कर्तव्य है कि वो बच्चों को 6 से लेकर 14 ईयर तक कंपल्सरी बेसिक एजुकेशन जो है वो दिलवाएं, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट साइलेंट फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के लिए। ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो मेंशन करता है सर्टन कुछ गाइडलाइन, किसके लिए, हमारे स्टेट्स के लिए, हम पर नहीं, ये स्टेट के लिए लागू होती है, ठीक है। एंड विद ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव से, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव से। और ये 3 गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, जैसे कि हमारी सेंटर है, स्टेट है, लोकल है, इन सभी को जो ये दी जाती है कि आप क्या करेंगे, देश के वेलफेयर के लिए, मतलब सिटीजन के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाएंगे इन अकॉर्डिंग विद द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर पॉलिसी जो है वो आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है जो कहीं भी किसी भी कोर्ट में इन्फोर्स जो है नहीं कराई जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये बात करती है स्टेट की। और मिक्सचर एंड रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर मिक्सचर एंड रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हमारा जो देश का संविधान है वो संविधान जो है वो कठोर और लचीला है। जब हम बात करते हैं रिजिड एंड
फ्लेक्सिबिलिटी की, तो हम बात करते हैं अमेंडमेंट की, कि इज बिकॉज द सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अमेंड किए जा सकते हैं इजिली, तो हम बोलेंगे ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसके कुछ प्रोविजन हैं जो क्या किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं, और कुछ प्रोविजन जो है वो उनको अमेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, रेजिक्ट है। ठीक है, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है पार्लियामेंट को पावर कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फ्यूचर टाइम, जब भी मतलब नीड ऑफ द सोसाइटी होगी, नीड ऑफ द कंट्री होगा, स्टेट होगी, तो उस अकॉर्डिंग क्या कर सकती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। बट एज हेल्ड बाय द अपेक्स कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्ड किया गया था कि किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मॉडिफाई, कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी ओल्ड और न्यू लॉ जो वायलेट करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको डिक्लेयर किया जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड, ठीक है, बाय द कोर्ट। इसी तरह से बात करते हैं अडल्ट सफरेज की। यहाँ पर बात आती है हमारे आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बात करता है इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज और जो एमपीज के इलेक्शन होते हैं उनकी ये बात करता है कि अडल्ट सफरेज का मतलब है कि हर पर्सन को राइट है अपना वोट कास्ट करने का, कि जो पर्सन 18 प्लस हो जाएगा, 18 साल से ऊपर हो जाएगा, 18 साल या 17 साल से ऊपर की एज का हो जाएगा, तो अपनी मर्जी से कोई भी प्रतिनिधि वो चुन सकता है राइट टू वोट का यूज करके। और दिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस द पॉलिसी ऑफ वन पर्सन वन वोट, कि बट यूज किया जाएगा एक पर्सन को एक ही वोट देने का जो है वो राइट है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल ऑफ 18 ईयर एंड अबव हैज अ राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेंडर, रेस, कलर, मतलब इन सभी धारणाओं से परे होकर हर एक पर्सन को जो 18 साल से ऊपर है उसको राइट टू वोट है। फिर बात करते हैं कि 8th की कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सोवरेन है, सेकुलर है, रिपब्लिक है। इन सभी को जब हम प्रियम्बल डिस्कस करेंगे उन सभी वर्ड को दोबारा से फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ बता देती हूँ, अदरवाइज हम थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे क्योंकि हमारी वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बोले है इंडिया क्या है, एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक में लोकतंत्र, मतलब हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपनी मर्जी से अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो भी प्रतिनिधि है इलेक्शन के दौरान वो अपनी मर्जी से वो चुन सकता है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो होगी रिस्पॉन्सिबल होगी टू द पीपल के लिए। सोशलिस्ट की बात करते हैं, सोशलिस्ट इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट स्टेट है, क्योंकि हमारी 42nd अमेंडमेंट के दौरान ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट किया गया है कुछ अचीवमेंट ऑफ द सोशलिस्ट गोल थ्रू द डेमोक्रेटिक और नॉन वायलेंट मीन। ठीक है, बात करते हैं इंडिया क्या एक सॉवरेन स्टेट है, क्योंकि जो स्टेट दैट द इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट, बिकॉज ये एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है और किसी बाहरी किसी का भी हम पर कंट्रोल नहीं है, किसी का भी शासन नहीं है। हम क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और हमें पावर है डिसीजन मेकिंग पावर। जब हम बात करते हैं सॉवरेनिटी की, वो 2 टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम दोनों ही तरीके से सॉवरेन है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। हमें पावर है अपनी डिसीजन को खुद लेने का। ठीक है, और स्टेट इंडिया क्या है, हमारी सेकुलर स्टेट है, क्योंकि हमारे इंडिया का अपना कोई भी धर्म नहीं है। हम धर्म के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा देश जो है वो नहीं बना है। यहाँ किसी भी हमारे देश में, हमारी स्टेट में, मतलब हमारे जो कंट्री है वहाँ अपना कोई धर्म नहीं है। हर एक पर्सन मिलजुल कर फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं किसी भी रिलीजन अपनी मर्जी से, किसी भी भगवान की, किसी भी मंदिर मस्जिद, किसी ईसाई, जहाँ मर्जी वो अपना जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट जो है वो नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो है ये बात करता है हमारा इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। फिर बोला है इंडिया क्या है, रिपब्लिक स्टेट है। इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज it is ruled by the hereditary monarch, it is not ruled by the hereditary monarch, क्योंकि यहाँ जो शासन होता है वो hereditary monarch के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो भी हेड ऑफ द स्टेट जो है, प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाते हैं, वो बाय द पीपल जो भी चुने जाते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली ही इलेक्शन किए जाते हैं, लेकिन 5 ईयर के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद जब उनका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है तो उनको वहाँ से रिमूव जो है किया जा सकता है। फिर बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट क्या है, एक नॉमिनल
और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, क्योंकि उसके पास इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, और फिक्स होता है उसका पीरियड 5 ईयर के दौरान। 5 ईयर के बाद उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, कहीं कोई प्रतिनिधि जो है उसको प्रेसिडेंट या बनाया जा सकता है। वाइल जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं उसको रियल एग्जीक्यूटिव के हम बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों ही डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इंडियन सिटीजन के द्वारा इन देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि हम एमएलएज और हमारी जो एमपी होते हैं, ठीक है, एमपी जो हमारे लोकसभा के मेंबर जो होते हैं उनको हम खुद वोट डालते हैं ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट होता है कि हमारे द्वारा आगे चुने हुए, जो हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं उन्होंने आगे इलेक्ट किया, तो हम उसे बोलेंगे इनडायरेक्टली। फिर बोलता है कि इंडिया क्या है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, क्योंकि इंडियन जुडिशरी क्या है, फ्री काम करती, फ्री टू इन्फ्लुएंस है, किसी का भी बाहर से कोई भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, निष्पक्ष होकर इंडिया की जुडिशरी जो है वो काम करती है, निर्णय देती है। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि जजेस जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं द प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं जिनको रिमूव नहीं किया जाता एक्सेप्ट थ्रू द एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। और जजेस की सैलरी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओन स्टाफ होता है अपना। बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म की थ्रू द बोला है, जब हम देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जब बात आती है तो हम पीआईएल की जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा कभी भी कोई इन्वायरमेंट का कोई किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट जनता के हित के लिए कोई मुद्दा उठे तो वहाँ पर कोर्ट में क्या की जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल कर दी जाती है, ताकि कहीं भी बोला है किसी के साथ कुछ भी गलत जो है वो ना हो। बोला है आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव एट द जुडिशरी फील देयर इज अ नीड फॉर द सम मोर इफेक्टिव पॉलिसीज। जब भी हमें किसी मोर इफेक्टिव पॉलिसी की ज़रूरत होती है तो हम फाइल करते हैं पीआईएल, एंड द जुडिशरी कैन सजेस्ट करती है मेक टेम्परेरी लॉ इन द फेवर ऑफ दोस टॉपिक। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो पीआईएल फाइल की जाती है उसके लिए वो टेम्परेरी लॉ जो है वो बनाते हैं। उसके बाद वो लॉ जो है वो टेम्परेरी लॉ जो है वो बाद में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द जुडिशरी राइट टू रिव्यू। मतलब जुडिशरी के पास राइट है रिव्यू करने का। लॉ जो फर्दर डिक्लेयर हो चुके हैं उनको ये बता सकते हैं कि ये जो लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब यदि वो इनवैलिड है तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। फर्दर डिक्लेयर दैट them as a unconstitutional or invalid according to the decision, ठीक है। बात करते हैं इसी के साथ हमने साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, बहुत ही अच्छे से हमने सारी टॉपिक को कवर कर लिया है। ये हमारा चैनल है और साथ ही साथ इन वीडियोस को हमने यहाँ कवर किया है, इनको देख सकते हैं। हमारा जूरिस्प्रूडेंस जो है कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।